क्वेश्चन आ रहे हैं ना। आज पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। ठीक, सबसे तो पहले जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो होता है भाषा का, और भाषा के बाद जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है उपभाषा। उपभाषा भी से भी जो छोटा क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बोली। ठीक, सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमने पीछे पढ़ा था हिंदी, हिंदी को किस रूप में पढ़ा है हमने? भाषा के रूप में, भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ा था। फिर हिंदी भाषा का विकास हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? भाषा। पीछे की क्लासों की अगर बात कर लें जो हमने पढ़ लिया है अब तक, एक तो हमने पढ़ा कि भाषा क्या होती है, तो बता दें कि भाष धातु से बना हुआ शब्द है भाषा, जिसका मतलब होता है कहना या बोलना। कामता प्रसाद गुरु ने क्या कह दिया था? कामता प्रसाद गुरु ये कहते हैं कि अपने विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसी माध्यम को हम क्या कह देते हैं? भाषा कह देते हैं या बोली कह देते हैं। ठीक, तो ये तो हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था कि अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था भाषा के बाद हिंदी भाषा, और ये उसमें बताया भी था कि पहले भाषा, भाषा के बाद फिर हम इसमें सब जोड़ रहे हैं हिंदी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा के बाद में नंबर आएगा किसका? कि उसमें भी हिंदी भाषा क्या है। तो हिंदी भाषा जब हमने पढ़ी थी तो ये हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, और संस्कृत से लास्ट में आके कौन सी भाषा बनी है? हिंदी। और हिंदी का जो मानक रूप है वो है खड़ी बोली। जो अभी हम तुम्हारे सामने बोल रहे हैं ये कौन सी है? खड़ी बोली है, हिंदी का इसे मानक रूप कहते हैं। फिर ये बताते कि भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उससे हम क्या कह देते हैं? लिपि। जिन चिन्हों से भाषा को व्यक्त करते हैं वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। और हर एक भाषा की एक क्या होती है? मानक लिपि होती है। और हिंदी की जो मानक लिपि है वो क्या है? देवनागरी। हिंदी की मानक लिपि क्या है? देवनागरी है। फिर हमने ये पढ़ा था जैसे हिंदी भाषा का विकास जैसे हमने पढ़ा वैसे ही हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास, तो ये पहले भाषा, हिंदी भाषा, उसके बाद पढ़ा था लिपि का विकास। लिपि में भी कौन सी लिपि का? देवनागरी का। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। तो अब तक पढ़ा गया है भाषा, भाषा में फिर हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के बाद हिंदी की जो भाषा है वो किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। फिर देवनागरी लिपि का विकास पढ़ा था, और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसी के बीच में हमने हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन पढ़े थे, और संविधान में हिंदी भाषा जिसमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राजकीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और संपर्क भाषा के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। ठीक, सबसे पहले आपको क्या ये पता होना चाहिए कि बोली क्या होती है। सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? बोली। यहां तक जो अब तक पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर हो तो डिस्कस कर सकते हो अभी भी, नहीं तो एक बार वीडियो देख लेना, हो सकता है एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार देख लेना, इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बोली क्या होती है। बोली जो होता है वो किसी भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है बोलने के आधार पे। वैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? ध्वनि या वर्ण। उसमें भी अगर लिखित भाषा में पूछेगा तो वर्ण, और मौखिक भाषा में पूछेगा तो ध्वनि। ठीक, लेकिन अगर भाषा, बोली, भाषा में पूछा जाए तो सबसे छोटा रूप किसका होता है? बोली का। बोली क्या होती है? किसी क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? बोली। क्षेत्र विशेष का मतलब हो गया क्षेत्रीय। जैसे मान लो कोई अगर आप क्षेत्र ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र जो मथुरा से लेकर प्रारंभ होता है कहां तक? बरेली तक का एरिया, जो बीच वाली पट्टी है, इसे कह देते हैं ब्रज क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक क्षेत्र हो गया, कौन सा क्षेत्र? ब्रज क्षेत्र। तो ब्रज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, केवल इसी क्षेत्र की बात करेंगे, ये हमने मान लिया इतना ब्रज क्षेत्र है, तो इसमें जो भाषा बोली जाएगी उसी भाषा को हम किस रूप में जानते हैं? बोली के रूप में जानते हैं। बोली क्या होती है? किसी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और बोली में क्षेत्रीय शब्दों की क्या होती है? बहुलता। बहुलता का मतलब ये होता है कि बोली में जो ज्यादा शब्द होंगे वो कैसे होंगे? क्षेत्रीय शब्द होंगे। क्षेत्रीय शब्दों की इसमें क्या होती है?
बहुलता। बहुलता का मतलब समझ में आ रहा है कि क्षेत्रीय शब्द ज्यादा होते हैं किसमें, बोली में। ठीक, अब ये जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं ये मानक शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि जो बोली होती है ना इसकी कोई मानक शब्दावली नहीं होती है। मानक शब्दावली नहीं होती है किसकी, बोली की। मानक शब्दावली का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई शब्द हो जो आपके एरिया में बोला जाता है और वो दूसरे क्षेत्र में नहीं बोला जाता हो। बताओ विजय, कोई ऐसा क्षेत्र जो तुम्हारे क्षेत्र में बोला जाता है लेकिन दूसरे क्षेत्र में नहीं बोला जाता है, पता कुछ ऐसा शब्द, या तुमने कहीं ऐसा शब्द बोला सुना हो जो हमारे यहाँ नहीं बोला जाता है? क्या बताओ? उर्वेले, उर्भेले, गुड़भेले। गुड़भेले का मतलब क्या होता है? अच्छा, शकरकंदी के लिए बोलते हैं गुड़भेले। ठीक, इन्होंने शब्द बताया पाठक जी ने, कौन सा? गुड़भेले। अब ये बताओ, ये शब्द के बारे में जैसे हमें भी नहीं पता था, कितने लोगों को पता था इस शब्द के बारे में, गुड़भेले? नहीं पता था ना किसी को, या पता था? हो सकता है दो एक लोगों को पता हो, लेकिन जैसे उन्होंने बताया शब्द है गुड़भेले, जो किसके लिए बोला जाता है? शकरकंदी के लिए बोला जाता है। अब शकरकंदी को भी अपने यहाँ क्या बोला जाता है? शकरगंजी। इसका मानक रूप क्या हुआ? शकरकंदी। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है इसे? शकलगंजी। ठीक, शकलगंजी मतलब शकल, ये वाली शक्ल होता है वो, ये शकल लिखा हुआ है। ठीक, अपने ये बोलते देहात में, लोकल में क्या बोलते हैं? शकलगंजी। इसका मानक रूप क्या है? शकरकंदी। अब ये बोला जाता है कहां? बदायूं। ये बोला जाता है कहां? सहारनपुर। अब ये क्या हो गया? किसी बोली का शब्द हो गया शकलगंजी, जो अपने यहाँ मोस्टली ब्रज भाषा में जैसे मान लो प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ज्यादातर लोग इसे क्या होंगे, जानते होंगे। सहारनपुर में खड़ी बोली बोली जाती है, तो वहां ये शब्द कौन सी बोली का हो जाएगा? खड़ी बोली का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्र विशेष में जो शब्द हैं, अब यही शब्द जो शकरकंदी बोला जाता है, गुड़भेले बोला जाता है सहारनपुर में, हमारे यहाँ उसको नहीं जानते लोग, और दूसरे शब्द जो शकरगंजी हमारे यहाँ बोला जाता है, हो सकता है वहां नहीं जानते हो लोग इसे। तो बोली में बस यही होता है कि क्षेत्रीय शब्दों की बहुलता होती है, क्षेत्रीय शब्द ज्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो मानक शब्दावली है वो नहीं होती है। मानक शब्दावली का मतलब ये हो गया, ये जो शब्द है आपका शकरकंदी, ये मानक शब्द हो गया। ये भारत में आप कहीं भी चले जाओ इस शब्द को समझा जाएगा। पूरे भारत में आप किसी से कहो शकरकंदी, आपको समझ में आ गया था ना, शकरकंदी बोला आ गया। आप सहारनपुर चले जाओ, वहां भी समझ में आ जाएगा, जबकि वो बोलते क्या इसे? गुड़भेले। लेकिन उसी को अच्छा शकरकंदी बोले, हाँ। किसी ने तुमने वहां जाके बोल दिया शकलगंजी, अब वहां कोई समझ रहा थोड़ा, उसने कहा अच्छा शकरकंदी को नहीं बोल रहे, बोले हाँ, तो इसका मानक रूप क्या हुआ? शकरकंदी। ठीक, तो जो बोली होती है उसकी एक तो मानक शब्दावली नहीं होती। मानक शब्दावली का मतलब ये होगा कि जो शब्द यहां बोला जाता है वो दूसरे क्षेत्र में उसे नहीं समझा जाएगा, वो केवल क्षेत्र विशेष में ही समझा जाएगा। दूसरा, बोली की कोई मानक लिपि नहीं होती है। कोई भी शब्द होगा वो किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, किसी भी बोली का। ठीक, दूसरा, ना ही बोली का क्या होता है? मानक व्याकरण होता है। जैसे आप कोलकाता साइड में चले जाओगे तो लड़कों को कहेंगे कहां जा रही है, लड़की को कहेंगे कहां जा रहा है, इस तरह का। ठीक, अब वो क्या कर रहे हैं? इसमें किस तरह का विकार है? लिंग संबंधी विकार है। मतलब लड़के को कह रहे हैं कहां जा रही है और लड़की को कह रहे हैं कहां जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप, तो वहां भी लड़की को कहते हैं कहां जा रहा है, इस तरह से बोलते हैं। अरे इधर चले जाओ, कासगंज साइड में चले जाओ, वहां भी बोलते हैं इधर, और थोड़ा उधर चले जाओगे, हाथरस है, फिरोजाबाद है, तो वहां ये बोलेंगे लड़का लड़की होगी, वो भी अपने आप को बोली कहां जा रहा है, ऐसा है। हाँ देखो ये लड़की बताती है, कहेंगे कहां जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, लड़कियां ऐसे बोलती है। ठीक, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ना जाऊंगो, मतलब जबकि हमारे यहाँ किसको बोलेंगे? लड़का बोलेगा ऐसा, वहां लड़कियां बोलेंगी मैं ना जाऊंगो या मैं नहीं जाऊंगा। मतलब शुद्ध अगर बात करें तो ऐसे कहेंगे मैं ना जाऊंगा, जबकि इसमें किस तरह की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। लड़की को बोलना चाहिए मैं नहीं जाऊंगी और लड़के को बोलना चाहिए मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये बोली विशेष का शब्द है, तो बोली में कोई मानक व्याकरण
नहीं होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली में जाऊंगी जाऊंगी इस तरह के शब्द हो जाते हैं। ठीक, तो अब बोली में क्या ध्यान रखना है, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, भाषा से बहुत ज्यादा सीमित होता है, और इसमें जो ज्यादातर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, क्षेत्रीय शब्द होते हैं। इन शब्दों को दूसरे स्तर पे जाके दूसरे स्टेट में दूसरे रीजन में नहीं समझा जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, उस क्षेत्र की बोली कहलाएगी। छोटा एरिया होता है। फिर आपको ध्यान रखना है, बोली की कोई मानक शब्दावली नहीं होती है, बोली का कोई मानक व्याकरण नहीं होता है, और बोली की कोई भी मानक लिपि नहीं होती है, ना ही बोली में साहित्य की रचनाएं होती हैं। बोली में क्या नहीं होगा, साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। ठीक, तो ये तो हो जाएगी क्या आपकी बोली। फिर बोली से थोड़ा सा क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, फिर बोली से बाद क्या आ जाता है, उपभाषा। बोली के बाद क्या आता है, उपभाषा। और उपभाषा जो होता है वो बोली का क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। बोली में कुछ विकास हो जाता है, और विकास के बाद वही बोली किसमें बदल जाती है, उपभाषा में। और एक उपभाषा के अंतर्गत क्या आता है, कई सारी बोलियां आती हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे छोटा क्षेत्र बोली, बोली के बाद क्या आएगा, उपभाषा। अब जैसे मान लो आपने कोई छोटा सा क्षेत्र लिया था, यहां हमने मान लिया कोई सी बोली बोली जाती है, जैसे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो एक बोली है, ध्यान रखना भाषा शब्द लिखा है इसके साथ में, लेकिन ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के जस्ट लगी हुई अगर आप पश्चिम में चले जाएंगे तो बोली जाएगी खड़ी बोली। कौन सी बोली जाएगी, खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली के बाद अगर इधर को आ जाएंगे आप, खड़ी बोली को कौड़वी कह देते हैं, इधर को आपको मिल जाएगी इस क्षेत्र में बुंदेलखंडी। और नीचे अगर आप चले जाएंगे इधर पूरब की साइड में खड़ी बोली की, तो यहां पर आपको मिल जाएगी कन्नौजी। अब ये देखो सबकी सीमाएं लग रही है, लग रही ना, सभी क्षेत्रों की सीमा एक दूसरे से। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि खड़ी बोली यहां से एकदम से स्टार्ट हो गई और इधर ब्रज भाषा बोली जाती है। मतलब इसके लिए कोई लाइन, कोई सीमा थोड़ी है कि इधर चले जाओगे तो खड़ी बोली बोली जाती है, इधर चले जाओगे तो ब्रज भाषा बोली जाती है। ये उस दिन भी बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा यहां पे कोई बैठा व्यक्ति खड़ी बोली बोल रहा है और उसके जस्ट बराबर में कोई दूसरा गांव है वहां ब्रज भाषा बोली जाती हो, ऐसा होगा। एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बाद ये जो हम विभाजन करते हैं ना बोलियों को, भाषाओं का, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देते हैं जिला के हिसाब से, जबकि ऐसा कतई नहीं है। ठीक, वो पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए हम विभाजन कर देते हैं, फिर आप गांव क्षेत्र इस तरह से नहीं याद रख सकते। आप बदायूं में ही चले जाओ, कुछ क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाएगी, पश्चिम में जब चले जाओगे, पश्चिम बदायूं के पश्चिम एरिया में, पश्चिम का मतलब आप सैसवान की तरफ चले जाओ, या फिर गुन्नौर तो शायद संभल में आता है, सैसवान इस्लाम नगर, इस्लाम नगर इसी में आता है ना बदायूं में भी। इस्लाम नगर चले जाओगे और सैसवान चले जाओगे तो उस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाएगी। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे कि बदायूं कौन सी बोली बोली जाती, तो आप पढ़ेंगे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ खड़ी बोली या ब्रज भाषा, इसके जस्ट बराबर कोई रह रहा है बुंदेलखंडी वाला, इधर कोई कन्नौजी वाला। एक क्षेत्र होता है, उसके बाद परिवर्तन होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम से परिवर्तन नहीं। फिर हम इनको क्या करते हैं, जो बोलियां होती जिनमें किसी ना किसी प्रकार से समानता होती थोड़ी बहुत, इन सबको मिला के क्या बना देते, एक उपभाषा। क्या कह देंगे, उपभाषा। और ये जो उपभाषा है ये किसके अंतर्गत आएगी, ये सारी बोलियां आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। मतलब कई सारी बोलियां मिला के किसका निर्माण करती हैं, उपभाषा। अब ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये किसका है, पश्चिमी हिंदी का है। तो उपभाषा कौन सी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां दिखाई गई हैं, 4, वैसे तो 5 बोलियां हैं। ये कौन सी छुट्टी है, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। बघेली नहीं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेल, कन्नौजी। ये पीलीभीत साइड में कौन सी बोली जाती है, हाँ, इसमें एक छुट्टी हुई है हरियाणवी। कौन सी छुट्टी है, हरियाणवी।
तो ये पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी का। इसमें कितनी भाषाएं आ गई? 5 बोलियां। कितनी बोलियां आ गई? 5। उपभाषा का नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। तो एक उपभाषा के अंदर क्या होता है? कई सारी बोलियां आ जाती हैं, और ये उपभाषा इसका नाम है पश्चिमी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां आ गई? 5 बोलियां आ गई। तो बोली से जो बड़ा क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उपभाषा का क्षेत्र होता है। फिर कई सारी उपभाषाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? भाषा का। क्वेश्चन पूछेगा भाषा और बोली के बीच की कड़ी क्या है? भाषा। भाषा और बोली के बीच की कड़ी क्या है? भाषा। सबसे छोटा क्षेत्र है बोली का, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? भाषा का, और जो बीच का क्षेत्र है वो किसका है? उपभाषा का है। ठीक। जब उपभाषा जो होती है वो मानक रूप में चली जाती है, किस रूप में? मानक रूप में। अब तो ये उपभाषा क्या कहलाने लगती है? भाषा। मानक रूप का मतलब ये हुआ कि जो उपभाषा थी उसमें इतना सुधार हो गया, इतना सुधार हो गया कि पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ, उस क्षेत्र में कहीं चले जाओ, अगर उस भाषा को कोई जानता है तो उसके सारे शब्दों को वो जानता होगा। सारे शब्दों का मतलब है वो शब्द पूर्ण रूप से क्या होंगे? प्रचलित होंगे। भाषा की क्या होती है? मानक शब्दावली होती है। मानक शब्दावली मतलब भाषा का कोई भी शब्द होगा, आप कहीं भी चले जाओ, जैसे हम हिंदी भाषा की बात कर लें, जहां लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा की मानक जो शब्दावली है उसका कोई भी शब्द होगा, आप कहीं भी चले जाओ, उस शब्द को सब लोग जानते होंगे। अच्छा, इस शब्द का अर्थ ये है। हो सकता है ज्ञान कम हो, नहीं जानते हो, लेकिन वो प्रचलित शब्द होते हैं। जैसे हमने कोई भी शब्द ले लिया हिंदी भाषा का, जैसे लड़का, आप कहीं भी चले जाओ, जहां लोग हिंदी जानते होंगे वो सबको पता होगा कि लड़का मतलब लड़का। ठीक। हमने कोई शब्द ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया किताब। अब जो भी लोग हिंदी जानते होंगे वो इस शब्द को सब जानते होंगे, अच्छा ये शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक। तो हिंदी की कोई भी भाषा होगी, भाषा जब मानक रूप में चली जाती है, भाषा जब मानक रूप में चली जाती है तो क्या कहलाती है? भाषा। और भाषा की अपनी क्या होती है? मानक शब्दावली होती है। उसके शब्दों को एक स्तर पे समझा जाता है, लोग उसे समझते हैं, बोलते हैं। इसी तरह भाषा की क्या होती है? मानक लिपि होती है। और हिंदी भाषा की जो मानक लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। ऊपर से पानी लो, ये गिरा देना, कल का कुछ। हिंदी भाषा की जो मानक लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। मानक लिपि का मतलब ये हुआ कि यहां पे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ऐसे नहीं पूछेगा। हिंदी भाषा की मानक लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्योंकि उस दिन बताया था कि आप हिंदी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो। ठीक। भाषा अलग होता है, लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। जैसे बताया था, क्या खा रहे हो, ऐसे लिख देते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग करते हैं तो। ये तो सब लोग जानते हो कि पाल साहब, तुमने उस दिन भी मना किया था, नहीं कर पाते हो ना चैटिंग। कर लेते हो मतलब करते नहीं हो, ऐसा है। क्या खा रहे हो ये किस भाषा में लिखा गया है? कौन कौन बता रहे हैं? अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा गया है। लिपि कौन सी इसकी? रोमन। हमने हिंदी को किस लिपि में लिख दिया है? रोमन लिपि में लिख दिया है। अगर इसे ऐसा लिखा होता, क्या खा रहे हो, अब ये कौन सी भाषा है? अब भी हिंदी है। कौन सी लिपि में लिखी है? देवनागरी लिपि में लिखी है। तो हिंदी को लिखने का जो मानक तरीका है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। आप इस तरह से हिंदी लिख रहे हो, वो लिखने का तरीका क्या है? गलत है। लिख तो सकते हो आप किसी भी लिपि में, लेकिन एक मानक लिपि होती है। मानक लिपि हिंदी की क्या है? देवनागरी है। तो ये सही माना जाएगा। नीचे वाला जो लिखा है ये हिंदी भाषा का शब्द किसमें लिखा है? देवनागरी लिपि में। तो बस भाषा में जाते जाते इतना विकास हो जाता है किसी भी भाषा या बोली का कि उसके अपनी क्या मिल जाती है? मानक लिपि मिल जाती है। ठीक। तो प्रत्येक भाषा की क्या होगी? मानक लिपि होगी। मानक लिपि का मतलब ये हो, अब ऐसे समझ लो, उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो तुम घर में रहते हो,
घर में 4 भाई हो या 3 भाई हो तो सबके लिए अलग अलग बाइक की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हो सकता है 2 एक घर में हो, बहुत सक्षम लोग हों, लेकिन सबके लिए, हर बच्चे के लिए बाइक अगर अलग स्कूटी नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लो ज्यादा सक्षम हो तो घर में 1 कार है, तो इसका मतलब नहीं हो कि 4 कारें होंगी। अगर 4 भाई होगी नहीं, क्योंकि अभी तुम क्या हो, संयुक्त हो। इसी तरह बोली क्या होती है, संयुक्त होती है, किसके अंदर, एक उपभाषा के अंदर। तो बोली जो होती है उसकी मानक ना तो लिपि होती है, ना ही मानक शब्दावली, ना मानक। मानक का मतलब अलग, अपना अलग नहीं होता कुछ। जब आप अपनी जॉब करने लगोगे, अपना कुछ करने लगोगे, तो आपका मन करेगा बाइक ले लें, कार ले लें, फिर आपकी अलग से कार हो जाएगी। फिर अगर अपने पैसे से खरीदी, घर वाले कहेंगे फलाने की कार है उसे ले जाओ, फिर दूसरा भाई कहेगा उसकी कार तुम ले जाओ। मतलब नाम लेके ऐसे कहा जाने लगेगा, क्योंकि वो तुमने क्या अपने पैसे से खरीदी, तुम्हारी अलग हो गई, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो इसी तरह इसमें होता है कि जब बोली का, भाषा का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो किस रूप में चला जाता है, भाषा के रूप में। और जैसे ही भाषा के रूप में जाता है तो उसकी अलग से एक लिपि हो जाती है, अलग से एक शब्दावली हो जाती है, अलग से अपना व्याकरण हो जाता है। हर भाषा का व्याकरण क्या होता है, अलग होता है। जैसे हिंदी का व्याकरण क्या होगा, अलग। और फिर उस भाषा में क्या होता है, साहित्यिक रचनाएं भी प्रारंभ हो जाती हैं, साहित्य भी लिखा जाने लगता है। ठीक, तो जब पूछेगा भाषा क्या होती है, बोली का जब मानकीकरण हो जाता है, बोली जब मानक हो जाती है, मानक का मतलब स्टैंडर्ड रूप प्राप्त कर लेती है जब बोली, तो वो बोली क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा की अपनी लिपि होती है, अपनी शब्दावली होती है, और अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक, भाषा होती है स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, लिखी पढ़ी जाती है, समझी जाती है, अन्य भाषाओं पे डिपेंड नहीं होती है। कोई भी भाषा जो मतलब अच्छी भाषा होती है, जैसे हिंदी, आपको कहीं भी हिंदी भाषा में अंग्रेजी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा अगर आप शुद्ध रूप से हिंदी को जानते हैं तो। बोलने में क्या होता है, मिक्स होता है शब्द, कुछ शब्द इंग्लिश के होंगे, कुछ शब्द हिंदी के होंगे, कुछ अन्य भाषा के होंगे। गांव में आप देखते हो जैसे कुछ चीज स्टार्ट की जाती है तो यही कहते हैं ना, स्टार्ट कर दो। तो जैसे मान लो बाइक है, बोले बाइक स्टार्ट कर दो, ऐसे बोलते ना गांव में। स्टार्ट जो शब्द है वो किसका है, अंग्रेजी भाषा का है। गांव में कितना भी लो लेवल का व्यक्ति है, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा बोलता होगा, वो भी यही इसी शब्द का प्रयोग करेगा। तो ये बोली में क्या होता है, क्षेत्र जो शब्द होते हैं वो मिक्स शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं के भी शब्द होते हैं, जबकि जो भाषा होती है उसमें नहीं होता, क्योंकि भाषा की तो मानक शब्दावली है, और हर एक किसी भी भाषा का शब्द हो उसकी अपनी क्या होगा, शब्दों का, भाषा का। ठीक, कोई भी भाषा है, जैसे मान लो लिखा हुआ है बुक, ये जो शब्द आया बुक, इसका हिंदी में अलग रूप होगा जिसे हम क्या कह देंगे, पुस्तक या किताब। तो किसी भी भाषा का आप शब्द उठा के ले आओ, दूसरी भाषा में क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, तो उसका क्या मिल जाएगा आपको, शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक, जबकि लिपि में, भाषा या बोलियों में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मान लो आप रीजनिंग पढ़ते हो, तो रीजनिंग में आपने देखा होगा वो आता है, एक क्लासिफिकेशन आता है क्या, जिसमें सर्किल वगैरह बना के बताया जाता है, 4 लड़के हैं, सभी लड़के मतलब छात्र हैं, कथन निष्कर्ष होता है नहीं, जिसमें सर्किल बनाया जाता है, बेन आरेख। क्या होता है, बेन आरेख। अगर बेन आरेख के आधार पर अगर आप देखोगे तो सबसे अंदर किसे रखोगे, बोली। बोली के बाद क्या आएगा फिर, उपभाषा, और उपभाषा के बाद फिर क्या आएगा, भाषा। उपभाषा के बाद क्या आ जाएगा, भाषा। ठीक, सबसे छोटा रूप बोली से बड़ा रूप उपभाषा, उपभाषा से बड़ा रूप। एक बोली के अंतर्गत मतलब एक उपभाषा के अंदर क्या आएगा, कई सारी बोलियां आ जाएंगी। ठीक, एक भाषा के अंदर क्या होगा, कई सारी भाषाएं आ जाएंगी। लेकिन भाषा जो होता है तो किसी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, स्वतंत्र रूप है। ज्यादा अगर आप करेंगे तो भाषा को भाषा परिवार में रख सकते हो। जैसे एक भाषा परिवार में आपने पढ़ा था, कई सारी भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं में उच्चारण के आधार पे या लेखन के आधार पे क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, तभी हम किसी भी भाषा को किसी एक भाषा परिवार में रख सकते हैं। भारोपीय भाषा परिवार, जैसे आपने पढ़ा था, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की। तो उपभाषा लिपि ये समझ में आ गया, भाषा क्या होता है। अब हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, इसके बारे में।
सबसे पहले तो हिंदी का जो वर्गीकरण किया भाषाओं उपभाषाओं में, वो किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। 1889 में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले क्या किया? भाषाओं का और उपबोलियों का वर्गीकरण किया। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में उपभाषाएं बताई और बोलियां। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि जो हिंदी है इसमें कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं, और इस 17 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 क्या है? उपभाषाएं हैं। बोलियां कितनी हैं? 17। कहीं कहीं इसमें आपको 18 बोलियां भी दे देता है। अगर ऑप्शन में 18 हो तो 18 ही लगाना, क्योंकि जो नेपाली है उसे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रख देते हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 18। अभी हम सबको अलग अलग से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, विभाजन किसने किया था हिंदी भाषा का? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को 17 बोलियों में विभाजित किया और इस 17 बोलियों को 5 उपभाषाओं के अंतर्गत रखा। ठीक। फिर अगर हम बात करें कि हिंदी की कौन कौन सी वो 5 उपभाषाएं हैं जिनमें 17 बोलियां हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसमें कौन सी उपभाषा है? राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी उपभाषा। और ये जो भाषा है राजस्थानी हिंदी, इसमें कितनी बोलियां आती हैं? 5। कौन बता रहा है? कितनी बोलियां आती हैं इसमें? 4। कौन कौन सी? जयपुरी। जयपुरी को दूसरा क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थानी। दूसरी कौन सी है? मारवाड़ी, जिसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी। तीसरी है मालवी, जिसे कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। और चौथी है मेवाती, जिसे कहते हैं उत्तरी राजस्थानी। ये एक उपभाषा है, उस उपभाषा का नाम है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी? 4। जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। आपसे पूछेगा सबसे पहले कि राजस्थानी जो उपभाषा है वो किस भाषा की है? हिंदी की। ये जो हम उपभाषाएं लिख रही है 5 भाषाएं हैं किसकी? हिंदी की। उन 5 भाषाओं को इस तरह से विभाजित करना है कितनी बोलियों में? 18 बोलियों में। कितनी विभाजित करना है? 18 बोलियों में। 17 + 1 अगर जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएंगे? उसमें 18 हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है तो 18 अगर दिया हो तो आप 18 ही मानना। फिर दूसरी कौन सी आ जाती है आपकी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां आएंगी? 5। सबसे पहले कौरवी। दूसरा नाम क्या है इसका? खड़ी बोली। फिर दूसरी कौन सी है? हरियाणवी, जिसे क्या कह देते हैं? बांगड़ू। तीसरी कौन सी है? बुंदेली। चौथी ब्रजभाषा। और कन्नौजी 5वीं। ये 5 बोलियां किसमें आएंगी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा में। फिर अगली कौन सी है? पूर्वी हिंदी उपभाषा। कितनी बोलियां इसमें? 3। एक तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। कौन कौन सी 3 हो जाएंगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किसकी? पूर्वी हिंदी उपभाषा की। कितनी उपभाषाएं होंगी? 3 उपभाषाओं में कितनी बोलियां आएंगी? 4, 3, 7, 5, 12। कितनी आ गई? 12। चौथी कौन सी है आपकी? बिहारी हिंदी उपभाषा। इसके अंतर्गत कितनी आएंगी? 3।
मैथिली, भोजपुरी और मगही। कौन सी हो जाएगी? मगही। फिर कौन सी आती है पांचवी? पहाड़ी हिंदी उपभाषा। हाँ, पहाड़ी हिंदी भाषा। इसमें कितनी बोलियां आ जाएंगी? दो। गढ़वाली और दूसरी कुमाऊनी, और तीसरी इसमें आपको दे देता है कभी कभी नेपाली हिंदी। तो अगर 17 ऑप्शन दिया है, 18 नहीं दिया तो 17 ही लगाएंगे, 18 दिया है तो 18 लगाएंगे। कितनी बोलियां हो गई है? 18। कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? 5 भाषाओं में। ठीक, ये नीचे दिखाई नहीं दे रही, इधर लिख दे रहे इसे। गढ़वाली, दूसरी कौन सी हो जाएगी? कुमाऊनी, और तीसरी नेपाली। ये तीनों किसमें आ जाएंगी? आपकी पहाड़ी हिंदी उपभाषा में। तो ये हिंदी की है कि ये पांचों जो आपको दिखाई दे रही उपभाषाएं हैं हिंदी की। एक उपभाषा के अंदर कई सारी क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आपकी हिंदी। ये कौन सी भाषा की उपभाषाएं हैं? हिंदी। हिंदी भाषा, उसकी 5 उपभाषाएं, और उन 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां? 18 बोलियां। ये विभाजन किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, एक तो ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई विशेष प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है? ठीक, तो ये पश्चिमी हिंदी में कितनी दी गई है? 5। ठीक, पश्चिमी हिंदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? ब्रज क्षेत्र है। ठीक, इसकी एक ट्रिक बताई थी, कब कब है। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है कब कब है। कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी। ये 5 है किसकी? पश्चिमी की। पूर्वी हिंदी उपभाषा की इसकी ट्रिक है ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, ABC 3 किसकी हो जाएंगी? पूर्वी हिंदी की। बिहारी हिंदी की भोजपुरी। अच्छा, लो, इस लड़के का बहुत ज्यादा मन है भोजपुरी। अच्छा, मैन, ओ माय गॉड, इंग्लिश का शब्द लिखवा रहे हो। भोजपुरी हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? मैथिली, और तीसरी हो जाएगी आपकी मगही। किसी को देखा था भोजपुरी मैम को? अच्छा, ऑनलाइन भाव रहते हैं ये। अच्छा, फिर अब अगली कौन सी है? पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उपभाषा की जीके, इसकी ट्रिक तो जीके, लेकिन जीके अलावा एक नहीं, इसमें एंड भी जोड़ना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने ओजस्वी तेजस्वी लोग हैं। KGN, ख्वाजा गरीबो नवाज। ये सही है, ख्वाजा गरीबो नवाज। पहाड़ों में ख्वाजा ही नजर आता है। ठीक, बना नवाज कैसी हो जाती? गरीब, तो ख्वाजा गरीबो नवाज। ठीक, ये ट्रिक किसकी हो जाएगी? पहाड़ी हिंदी का। देखो 4 की तो हो गई, पश्चिमी की, पूर्वी की, बिहारी की, पहाड़ी। इसमें आपको कैसे याद रखना है? अच्छा, ये कोई ट्रिक हो गई? JMM, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवा। ये तो तभी याद हो सकता है जब आपको पता है। ठीक, फिर भी याद रखो, अगर ये लड़का कह रहा है JMM। ठीक, ये आपकी हो जाएंगी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। ये सब किसकी है? हिंदी की उपभाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, अब अगले टर्म में आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि जो जयपुरी, देखो सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे पश्चिमी हिंदी भाषाओं में। पूछेगा कौरवी का क्षेत्र कौन कौन सा है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा, ब्रजभाषा, कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है। ये क्षेत्र बहुत पूछे जाते हैं। क्षेत्र का मतलब ये समझ लो कि जो उपभाषाएं या जो बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं उनके क्षेत्र के बारे में बात करता है। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत है? बताओ, आदेश, सो रहे हो क्या?
अगला है कुछ प्रमुख बोलियां उनके क्षेत्र, क्षेत्रों के बारे में पूछता है। कुछ प्रमुख बोलियां व उनके क्षेत्र। सबसे पहले अपना वाला क्षेत्र पढ़ लो, जिसके अंतर्गत कौन सी आती है? ब्रज भाषा। पूछेगा बताइए ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक, नोट्स में अगले पेज पे जाओ। सबसे पहले इसमें किसका लिखा हुआ है? भोजपुरी का, लेकिन आपको किसका पहला पढ़ना है? ब्रज भाषा का क्षेत्र। अब ब्रज भाषा जो है वो पीछे आपने अपभ्रंश पढ़ा था। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी का मतलब ये था कि जो सूरसेन महाजनपद था पहले, उस सूरसेन महाजनपद की जो भाषा थी उसे कह देते थे शौरसेनी महाजनपद। ठीक, पीछे आपने जो अपभ्रंश पढ़े थे, अपभ्रंश से भारतीय आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास पढ़ा था। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी से हुआ है। मतलब वह क्षेत्र सूरसेन वाला, सूरसेन जिसे वर्तमान में क्या कह देते हैं? मथुरा। तो इसके क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा। ध्यान रखना इटावा नहीं आएगा इसमें। ठीक, इटावा किसका क्षेत्र है? कन्नौजी का। इटावा जो है वो कन्नौजी से लगा हुआ क्षेत्र है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, कासगंज और बदायूं, और दूसरा बरेली। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धौलपुर। ये राजस्थान का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद रखो, ये जो जिले हैं इनमें कौन सी बोली जाएगी? ब्रज भाषा। भरतपुर राजस्थान। हाँ, भरतपुर में भी बोली जाती है। आप केवल उत्तर प्रदेश वाले याद रखो, उत्तर प्रदेश से ही पूछेगा आपसे। ठीक, क्योंकि जो मथुरा वाला एरिया है उससे लगा हुआ क्षेत्र है, वहां ब्रज भाषा ही बोली जाएगी। अभी बताया था ऐसा तो होता नहीं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया भाषा चेंज हो जाएगी, नहीं होता ऐसा। अब आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, या कौन सा एक ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं था। अभी रिसेंटली ही किसी एग्जाम में आया था, ब्रज भाषा के बारे में पूछा था शायद उसमें। ठीक, तो एक तो ये क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? ब्रज भाषा के। आपको ज्यादातर वो डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं जो सीमावर्ती हैं, जैसे मान लो बरेली। बरेली पूछा जाए ये चांस ज्यादा है। दूसरा आप उधर ध्यान रखना कि इटावा इसमें नहीं आता है, मैनपुरी इसमें आता है, और दक्षिण में आप चले जाना अलीगढ़, तो सॉरी पश्चिम में अलीगढ़ किसमें आता है? ब्रज भाषा में। बाकी आप पीछे चले जाओगे अलीगढ़ में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद वगैरह, ये किसमें आ जाएंगे? खड़ी बोली में आ जाएंगे। दूसरी कौन सी? इसमें भोजपुरी का क्षेत्र। पहले इसके पढ़ लो, किसके? पश्चिमी हिंदी के। दूसरा है इसमें खड़ी बोली का क्षेत्र। खड़ी बोली के क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? मेरठ के आसपास का जो एरिया है। ठीक, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, हापुड़, रामपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बुलंदशहर, हाँ बुलंदशहर, और संभल।
हाँ देहरादून उसमें पड़ेगा ना, उत्तराखंड में। देहरादून तो सही कर लो, उत्तराखंड है वहां पर, उत्तर प्रदेश लिख गया जो उसके ब्रैकेट में। हाँ, अगला है बुंदेली का क्षेत्र। बुंदेली के क्षेत्रखंड में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ललितपुर, कौन सा? हाँ सोनभद्र आएगा। हो गया। महोबा, ये किसमें आ जाएंगे? बुंदेली का क्षेत्र। फिर चौथा आपका इसमें कौन सा आ जाएगा? कन्नौजी का क्षेत्र, मतलब कन्नौज के आसपास का क्षेत्र जो होगा कन्नौजी में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले कन्नौज, क्योंकि कन्नौजी में आता है। इटावा, कानपुर, औरैया, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत। 3 डिस्ट्रिक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पीलीभीत, बरेली, ये बहुत पूछता है क्योंकि ये तीनों सीमा लगी हुई है, तीनों की, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। हरदोई है इसमें, ठीक, लिखी नहीं है? लिख लो, इसमें ऐड कर लो हरदोई, लखीमपुर खीरी। अब अगला पांचवा कौन सा बचा? पांचवा बचा, अरे अगर उपभाषा में बात करो, पश्चिमी में भी एक बचा है, अवधी का क्षेत्र। अगला कौन सा है? अवधी का क्षेत्र। बातें क्यों कर रहे हो तुम आपस में? अवधी का क्षेत्र, अवधी मतलब जो प्राचीन अवध प्रांत था उसका क्षेत्र आ जाएगा। तो इसमें अवध में सबसे पहले क्या? लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव और लखीमपुर खीरी। अब देखो हरदोई का कुछ क्षेत्र इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक, अगला जो बचा हुआ क्षेत्र वो किसका है? भोजपुरी का, जिसे आपको याद रखना है। वैसे तो सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। हरियाणा में या दिल्ली में बोली जाती है, हरियाणा में, उसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक, भोजपुरी का क्षेत्र जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि बताओ भोजपुरी किस राज्य में सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है? सबसे ज्यादा भोजपुरी कहां बोली जाती है? भोजपुरी सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? कान पे लग जाएगा, सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। कितने राज्य बताओगे? 10? सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है भोजपुरी? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन देगा आपको बिहार, बिहार में नहीं बोली जाती। जिससे ज्यादा किसमें बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। पूरा जो पूर्वांचल एरिया है वो कौन सी भाषा बोलता है? बोली भोजपुरी। ठीक, अब उत्तर प्रदेश से ही आपको याद रखना है कौन कौन से एरिया में भोजपुरी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ,
बनारस, जौनपुर का कुछ क्षेत्र इसमें भी आ जाएगा, देवरिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, चंदौली, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज। यहाँ हाँ, संत कबीर नगर आ जाएगा इसमें। कौन सा बताया था? संत कबीर नगर। और इसी में आ जाएगा सिद्धार्थ नगर भी। हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ नगर जो है पूर्वांचल में ही पड़ता है। ठीक, हाँ, अम्बेडकर नगर के पास में सिद्धार्थ नगर। तो ये सब किसके आ जाएंगे? तो एक तो ये ध्यान रखना है, इसमें देखो लिखा हुआ है भारत में सबसे ज्यादा जो भोजपुरी भाषा बोली कहाँ बोली जाती है? फिजी तथा नेपाल में भोजपुरी संवैधानिक भाषा है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो भोजपुरी है वो 22 जो भाषाएं हैं उसमें शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में संविधान की भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। ठीक, ये तो हो गई आपकी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। एक हरियाणवी का क्षेत्र दिया है, कुछ नहीं याद करना, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। फिर अगला आपका हिंदी भाषा का क्षेत्र, मतलब हिंदी कहां से कहां तक बोली जाती है। हाँ, उधर चले जाओगे, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये भाषाएं बोली जाती है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा के क्षेत्र की कि हिंदी कहां कहां बोली जाती, कहां तक, ये वाली दिशा कौन सी मानी जाती? पूर्व। और पूर्व में हिंदी कहां तक बोली जाती है? पूर्णिया। और पूर्णिया कहां पड़ता है? बिहार में। फिर अगला आपसे अगला पूछा जाए पश्चिम में कहां तक बोली जाती है? दिशा होगी पश्चिम, कहां तक? जैसलमेर, ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। उत्तर में हिंदी कहां तक बोली जाती है? शिमला तक। शिमला कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में कहां तक बोली जाती है? खांडवा। खांडवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। ये हिंदी का क्या हो जाएगा? एक क्षेत्र हो जाएगा। इस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। पूर्णिया से लेकर जैसलमेर तक, शिमला से लेकर खांडवा तक, ये जो क्षेत्र है यहाँ जो बीच में बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। ये आपका कंप्लीट हो गया हिंदी भाषा का विकास, उसकी उपबोलियां, उपभाषाएं, ठीक, देवनागरी लिपि का विकास। तो ये जो हमने पढ़ा 2-3 क्लास में पीछे, वो क्या था? हिंदी भाषा का विकास था। हिंदी साहित्य आपने पीछे पढ़ा था लेकिन वो वीडियो में नहीं है। हिंदी साहित्य, उसके बाद जो पढ़ा है वो हिंदी भाषा का विकास। कल से आपका क्या स्टार्ट होगा? वर्णमाला। क्लास को मिस मत करना, वरना आगे की 3-4 जो क्लास है बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे अगर वर्णमाला की क्लास को आपने छोड़ा तो। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है।